गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग एक नए बुक की स्टार्ट करेंगे, अप्लाइड मैकेनिक्स की। इसमें जब हम लोग बात करें इससे स्टार्टिंग की अप्लाइड मैकेनिक्स होता क्या है और इसमें हम लोग क्या स्टडी करेंगे, क्या उसके टॉपिक्स होंगे, इसके बारे में जानना थोड़ा सा ज़रूरी हो जाता है। एक्चुअली जो हमारी अप्लाइड मैकेनिक्स होता है या जो मैकेनिक्स होता है वो किसी भी चीज़ पे, जस्ट सपोज है कि कोई बॉडी है, कोई व्हीकल है, कोई ट्रांसपोर्टिंग एलिमेंट्स है, तो उस पे कोई ना कोई फोर्स लगता है। तो वो जो कोई फोर्स लगता है उस फोर्स का उस बॉडी पे क्या प्रभाव पड़ेगा, उसमें क्या चेंजेस आएंगे, या फिर कहीं पे भी किसी भी एलिमेंट में अगर कोई फोर्स लगता है, कहीं मूवमेंट हो रहा है, कहीं कुछ भी लग रहा है, तो उस सब चीजों से रिलेटेड क्या उस पर प्रभाव पड़ता है, उसका क्या कंसिक्वेंसेस निकलता है, इन सब चीजों के बारे में जिस भी ब्रांच में या जिस भी एक सेक्शन में इस चीज को स्टडी की जाती है उसी को बोलते हैं अप्लाइड मैकेनिक्स या मैकेनिक्स। इसके बाद हम लोग यहाँ पे बात करते हैं कि अप्लाइड मैकेनिक्स में क्या क्या चीज स्टडी करती हैं और अप्लाइड मैकेनिक्स या मैकेनिक्स के कितने फॉर्म होते हैं और उसमें किस किस चीज का हम लोग करते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने अभी एक फ्लो डायग्राम बना रखा है। यहाँ पे जो फ्लो डायग्राम है, अगर उसकी हम लोग बात करें तो ये है मैकेनिक्स। मैकेनिक्स का मतलब क्या है कि ऐसी ब्रांच जिसमें किसी भी एलिमेंट या बॉडी पे जो फोर्स लग रहा है उस फोर्स के कारण उस बॉडी पे जो भी उस पे डिफरेंसेस आ रहे हैं, जो उसका जो भी प्रभाव पड़ रहा है, उस प्रभाव का, उस इफेक्ट का जिस जिस ब्रांच में स्टडी की जाती है उसको बोलते हैं मैकेनिक्स। यहाँ पे मैकेनिक्स का मतलब हो गया ओवरऑल, जैसे ये पूरा एक उसका ब्रांच है, ये छोटे छोटे सब ब्रांचेस है कि उसके अंदर किस चीज के किस सेक्शन का हम स्टडी करेंगे वो अलग है। बट अगर इन सब चीजों को अगर हम मिला लें तो ओवरऑल कहने का मतलब है कि किसी भी चीज पे अगर फोर्स लग रहा है, कुछ भी हो रहा है, तो उस फोर्स के कारण उस बॉडी पे जो भी डिफरेंस आएगा, जो भी प्रभाव पड़ेगा, जिस भी ब्रांच में हम इस चीज की स्टडी करते हैं उसे बोलते हैं हम मैकेनिक्स। अब हम आगे बढ़ते हैं यहाँ पे मैकेनिक्स का। तो मैकेनिक्स दो पार्ट में कैटेगराइज किया गया है। पहला क्या है हमारा, पहला है स्टैटिक्स एंड दूसरा है डायनेमिक्स। इस स्टैटिक्स और डायनेमिक्स का मतलब क्या होता है, इस चीज को अगर हम लोग समझे कि सपोज दैट कि ये कोई हमारी बॉडी है, ये हमारी बॉडी है और ये किसी प्लेन पे रखी हुई है। अगर ये रखी हुई है और ये मूवमेंट नहीं कर रहा है, मतलब क्या है, ये स्थिर है, ये स्थिर है। अगर ये स्थिर है तो यहाँ पे हम कितना भी फोर्स लगा लें, कोई भी फोर्स लगा लें, मान लो एफ फोर्स लगाने के बावजूद भी इसमें कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है। यहाँ पे कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है, तो जो है वो कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है, जीरो के बराबर है। ये जहां अगर ये पॉइंट ए पे है तो पॉइंट ए पे ही रहेगा, ये आगे नहीं बढ़ेगा। नहीं बढ़ रहा है तो यहां से कोई ना कोई फोर्स तो लग रहा है। यहाँ पे फोर्स F लग रहा है और उसके बावजूद भी इस बॉडी में मूवमेंट नहीं हो रहा है, इस बॉडी में कोई भी गति नहीं हो रहा है, तो कोई ना कोई फोर्स यहाँ से भी इसके अपोजिट भी तो लग रहा होगा जो इस फोर्स को न्यूट्रलाइज कर रहा होगा। और ये जो फोर्स, ये पूरे सिस्टम को, इस फोर्स को कौन सा फोर्स यहाँ पे कौन सा कैपिटल फोर्स लग रहा है जो इसको न्यूट्रलाइज कर रहा है, इस पूरे प्रोसेस का जो स्टडी होता है उसको ओवरऑल मैकेनिक्स बोलते हैं। और उसके अगर सब ब्रांच में देखे जाए तो यहाँ पे मूवमेंट नहीं हो रहा है, मतलब स्थिर है। अगर मूवमेंट नहीं हो रहा है, स्थिर है, तो ये हमारा स्थिति विज्ञान या स्टैटिक्स, मतलब स्थिर है। उस सिचुएशन में हम जिस भी इस पूरे सिस्टम को हम जब स्टडी कर रहे हैं तो किस सिचुएशन में स्टडी कर रहे हैं, उस सिचुएशन में स्टडी कर रहे हैं कि जहां पे ये बॉडी स्थिर है। तो जब स्थिर है तो इसको बोलेंगे स्टैटिक्स। अब इसके बाद अगर चलें, सपोज दैट यही एक बॉडी है, मान लीजिए कि ये हमारी एक बॉडी है और इस बॉडी को यहाँ पे हमने रखा हुआ है। ओके, यहाँ पे एक फोर्स F लगा दिया और ये जो है वो यहाँ पे लुढ़क के चला आया, यहाँ से ये चला, ये A है, ये यहाँ पे B सेक्शन पे चला आया।
अब अगर हम लोग बात करें यहाँ पे एफ फोर्स के कारण बॉडी में एक फोर्स लगा जिसकी वजह से ये यहाँ पे मूव कर गया। अगर मूव कर गया इसका मतलब क्या है, ये गति विज्ञान है। तो ये ड्यूरिंग द मूव, जब एक जगह से दूसरी जगह पे जा रहा था तो उस सिचुएशन में जो स्टडी की गई है उसको बोलते हैं गति विज्ञान या डायनेमिक्स बोलते हैं। थोड़ा और अगर डीप इसकी बात करें कि काइनेमेटिक्स क्या होता है और काइनेटिक्स क्या होता है, जब इस सिचुएशन, अभी तक समझ में आ गया ना कि ऐसी सिचुएशन या ऐसी सिचुएशन या सिस्टम की बात करें जहां पे फोर्स तो लग रहा हो पर बॉडी जो है वो स्थिर हो, मूवमेंट ना हो, तो वहां पे उस सिचुएशन या उस सिस्टम में जो स्टडी बोलते हैं उसको स्टैटिक्स बोलते हैं। ऐसा सिस्टम जिस सिस्टम में फोर्स लगने के बाद बॉडी एक जगह से दूसरी जगह पे चला आ रहा है, बॉडी जो है वो मूवमेंट की सिचुएशन में है, वो मूव कर रहा है, तो ड्यूरिंग द मूव जो स्टडी की जाएगी उसे बोलेंगे हम यहाँ पे डायनेमिक्स बोलेंगे। ये हमारा डायनेमिक्स का पार्ट हो गया। अब डायनेमिक्स में भी दो चीजें हैं, एक है काइनेमेटिक्स, एक होता है काइनेटिक्स। काइनेमेटिक्स का मतलब क्या हुआ, ये जो फोर्स लग रहा है, अगर हम पहले की बात करें काइनेटिक्स की, तो ये जो फोर्स लग रहा है F, अगर इसको हम कंसीडर ना करें और सिर्फ इस सिस्टम में ये कंसीडर करें कि ये जो बॉडी है, ये बॉडी पॉइंट ए से पॉइंट बी पे कैसे चला आया और अगर गया तो उसकी वेलोसिटी क्या है, एक्सेलरेशन क्या है, तो उसकी पोजीशन क्या है, और इन सब चीजों का हम स्टडी करेंगे विदाउट द कंसिडरेशन ऑफ फोर्स। मतलब क्या है कि अगर ऐसा सिस्टम जहां पे हम इस फोर्स को कंसीडर नहीं करते हैं, जहां पे हम फोर्स की बात नहीं करते हैं और सिर्फ बात किसकी करते हैं, बात ये करते हैं कि कोई भी पिंड, कोई भी बॉडी पॉइंट ए से पॉइंट बी पे गया तो वो पॉइंट ए से बी पे जाने में उसका वेलोसिटी कितना था, एक्सेलरेशन कितना था, फोर्स कितना, फोर्स की बात नहीं कर रहे, पोजीशन क्या था। तो अगर हम इन सब चीजों की बात करेंगे कि मतलब हम कौन सा फोर्स लगा, कौन फोर्स नहीं लगा, इस बारे में बात नहीं करेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा काइनेमेटिक्स, मतलब शुद्ध गति विज्ञान। इस काइनेमेटिक्स का मतलब होगा उसमें फोर्स का जिक्र नहीं होगा। आगे हम लोग बात करते हैं, यहाँ पे दूसरा टर्म है काइनेटिक्स का। काइनेटिक्स का मतलब ये हो गया, अब हम इसकी जो मूवमेंट की बात करेंगे विद रिस्पेक्ट ऑफ फोर्स, फोर्स को इंक्लूड करते हुए बात करेंगे। इस फोर्स को लगाने के बाद जो मूवमेंट आया वो क्या उस पे इफेक्ट करता है, ऐसे ब्रांच जहां पे फोर्स का भी इंक्लूडिंग हो जाएगा उसे बोलते हैं यहाँ पे काइनेमेटिक्स, सॉरी काइनेटिक्स बोलते हैं। ये तो हो गया हमारा मैकेनिक्स का एक इंट्रोडक्शन ओवरव्यू। अप्लाइड मैकेनिक्स, ये तो मैकेनिक्स का, अप्लाइड मैकेनिक्स का मतलब क्या होता है कि जो फोर्स लग रहा है, यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है उस फोर्स का यहाँ पे जो इफेक्ट आ रहा है अप्लाइड करने के बाद, कोई भी फोर्स, कोई भी एक्टिविटी, कोई भी चीज अप्लाइड करने के बाद जो उस पे प्रभाव पड़ रहा है, जो उस पे इफेक्ट डाल रहा है, उस इफेक्ट बॉडी पे जो इफेक्ट पड़ता है, इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम लोग देखें तो क्या प्रभाव पड़ता है, उसके क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं, उसी को बोलते हैं हम लोग अप्लाइड मैकेनिक्स। मतलब क्या, हम वी आर जस्ट इंजीनियर, अगर इंजीनियरिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें कि इस फोर्स का, सपोज दैट कि हम कोई बिल्डिंग बना रहे हैं, कोई हम लोग बना रहे हैं, कोई रोटर बना रहे हैं, कोई शाफ्ट बना रहे हैं, तो वहां पे उस शाफ्ट पे, उस बीम पे कितना फोर्स आ रहा है और उस फोर्स को कंसीडर करने के लिए, काउंटर बैलेंस करने के लिए हमें क्या क्या अरेंजमेंट करना पड़ेगा, उन सब चीजों के रिस्पेक्ट में अगर हम लोग बात करते हैं तो उसे बोलते हैं यहाँ पे अप्लाइड मैकेनिक्स। ओके, इसके बाद अप्लाइड मैकेनिक्स में कुछ चीजें हैं, सपोज दैट कि हम लोग कुछ टर्म की बात कर रहे हैं, क्योंकि पूरे अप्लाइड मैकेनिक्स में, इस जो अप्लाइड मैकेनिक्स में है कुछ टर्म्स हैं, जो भी टर्म्स मतलब वेलोसिटी क्या होती है, चाल क्या होती है, दूरी क्या होती है, विस्थापन, तो इन छोटे छोटे, आई नो दैट कि इन सब छोटे छोटे जो वर्ड्स हैं वो आगे के सेक्शन में बहुत ज्यादा जरूरी है, तो इसको स्किप करने के बजाय हम छोटे छोटे इंट्रोडक्शन के बारे में पहले बात कर लेते हैं कि ये लोग होते क्या हैं, इनका
एक्चुअल में सिग्निफिकेंस क्या है या जो हम समझ रहे हैं वो होता भी है या नहीं। तो सबसे पहला जो वर्ड है वो वर्ड है यहाँ पे मैटर। मैटर या पदार्थ। अब अगर हम यहाँ पे बात करें कि मैटर या पदार्थ, पदार्थ मतलब ऐसी चीज। मैटर का क्या मतलब होता है कि ऐसी चीज जिसको हम अपने जो हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं उनसे हम इसको फील कर सके। जैसे सपोज दैट कि कोई सॉलिड बॉडी है तो उसको छूने से देखने से हम उस चीज को फील कर पाते हैं। कोई लिक्विड है तो उसको लिक्विड को भी छूने से देखने से फील कर पाते हैं। गैस है तो गैस को भी हम लोग सांस लेते हैं वहां से। उन सब चीजों को इनके कभी कभी हम विजुअलाइजेशन में भी देख सकते हैं। मतलब जिनको हम फील कर पाए अपनी ज्ञानेंद्रियों से, अपनी उन सब चीजों को फील कर पाए, उसे हम क्या बोलते हैं, मैटर बोलते हैं उसको। तो ये जो मैटर होती है वो तीन तरह से हो सकती है कि जिनको हम अपनी ज्ञानेंद्रियों से फील कर पाए उनको बोलते हैं मैटर। और तीन तरह के होते हैं। पहला क्या होता है, ठोस या सॉलिड। दूसरा क्या होता है, द्रव, द्रव या लिक्विड। तीसरा क्या होता है, गैस। गैस ऐसा पदार्थ जिसका क्या है, वॉल्यूम मतलब आयतन और आकार वॉल्यूम और शेप दोनों जो है वो फिक्स्ड हो। इसमें वॉल्यूम और आकार, इसका क्या मतलब है, जिसका वॉल्यूम और जिसका शेप दोनों फिक्स्ड हो उसे बोलते हैं हम लोग सॉलिड। इसके बारे और अंदर नहीं जाएंगे कि ये कोई सॉलिड कैसे फिक्स्ड होता है, कैसे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बहुत ज्यादा एक्टिव होता है। थोड़ा सा अच्छा देख लेते हैं कि सपोज दैट इधर भी देखते हैं। पहले लिक्विड क्या है, लिक्विड ये कि जिसका आयतन या वॉल्यूम ये तो फिक्स्ड हो, पर यहां पे आकार या शेप जो है वो फिक्स्ड नहीं होगा, वो फिक्स्ड नहीं होगा। रही बात गैसों की, तो गैस में क्या है, न इसका आयतन और न ही आकार, दोनों ही नॉट फिक्स्ड होते हैं या फिक्स्ड नहीं होते हैं। अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं कि सॉलिड में ऐसी कौन सी चीज होती है जिससे उसका वॉल्यूम और शेप दोनों फिक्स्ड होता है। लिक्विड में एक चीज फिक्स्ड होता है, वॉल्यूम और उसका शेप फिक्स नहीं होता। और तीसरी भी अगर हम बात करें गैस की तो ये नहीं करता। सपोज दैट ये हमारा कोई बॉडी है, अगर ये हमारा कोई बॉडी है, इस बॉडी में ये यहाँ पे इनके मॉलिक्यूल्स होंगे, जहां पे ये मॉलिक्यूल्स होंगे। अगर हम ठोस की बात करें, अगर हम सॉलिड की बात करें, तो ये जो अगर ये ठोस होगा, ठोस का मतलब क्या हो गया कि ये सपोज है हमारा यहाँ पे एक सॉलिड बॉडी है, तो क्या होगा यहाँ पे ये जो फोर्स लग रहे होंगे, ये जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स लग रहे होंगे, ये फोर्स बहुत स्ट्रांग होते हैं, ये बहुत पास में होते हैं, इतने पास में होते हैं कि ये एक दूसरे से इतना ज्यादा जुड़े होते हैं कि इनको अलग करना मुश्किल होता है। तो इसको नॉर्मल टेम्परेचर या फिर प्रेशर की इस चीज को अलग कर पाना, इनको जो पार्टिकल्स इन पार्टिकल को दूर कर पाना मुश्किल होता है। इस वजह से इसको इनकी वॉल्यूम और शेप जो है दोनों ये फिक्स्ड होते हैं। अब अगर हम लोग बात करें यहाँ पे लिक्विड की, तो ये जो फोर्स होता है लिक्विड में,
यहाँ पे ये जो फोर्स होता है लिक्विड में, इस लिक्विड का जो इंटरमोलिकुलर फोर्स होते हैं वो गैसेस से तो ज्यादा स्ट्रांग होते हैं, पर सॉलिड की तरह उतना स्ट्रांग नहीं होता है। मतलब यहाँ पे ये जो फोर्स F वर्क कर रहा होगा, ये फोर्स इतना स्ट्रांग नहीं होता है कि वो उसका शेप भी क्या कहते हैं फिक्स्ड रख पाए। इसको किसी भी शेप में रख दें, गिलास में रखेंगे तो गिलास का शेप ले लेगा, इसको किसी प्लेन सरफेस पे लेंगे तो ये फैल जाएगा। इसका मतलब है कि इनके जो मॉलिक्यूलर ये जो बॉन्ड्स हैं, इनके मॉलिक्यूलर बॉन्ड्स बहुत ही ज्यादा वर्क नहीं कर रहे होंगे एज कंपेयर टू सॉलिड। गैसेस में ये जो फोर्स होते हैं वो बहुत नेग्लिजिबल होते हैं, बहुत ही ज्यादा नेग्लिजिबल होते हैं, तो इसका मतलब इसका नहीं होता। यही कारण है कि ये जब पार्टिकल्स के बीच में, जो पार्टिकल्स हैं उन पार्टिकल के बीच में अगर फोर्स बहुत ज्यादा स्ट्रांग होगा तो उसका वॉल्यूम और शेप दोनों फिक्स्ड होगा, वो अपने आप को बहुत कन्फाइंड रखने की कोशिश करेगा। सपोज दैट अगर हम एक घर में हैं, एक घर में अगर 5 मेंबर हैं और पांचों मेंबर एक दूसरे को बहुत ज्यादा प्यार कर रहे हैं तो वो घर बहुत ज्यादा स्ट्रांग होगा। उस घर पे बाहर के जो लोग आएंगे वो कुछ ज्यादा नहीं कर पाएंगे। पर अगर सपोज दैट कि हमारे घर में ही एक दूसरे के बीच में थोड़ा बहुत तनातनी है तो बाहर वाले आकर के उससे जरूर कुछ प्रभाव डाल सकते हैं, तो घर उतना स्ट्रांग नहीं होगा। और घर में अगर सपोज दैट कि अगर हम 5 लोग हैं, वो 5 के पांचों लोग एक दूसरे को मारने काटने पे तुले हुए हैं, तो फिर वहां पे वो चीजें घर इतनी स्टेबल नहीं होगी। तो वही केस यहाँ पे भी कि इस घर में जो पार्टिकल्स हैं, जो लोग हैं, वो बहुत एक दूसरे को प्यार करते हैं, तो वो बहुत ज्यादा फिक्स्ड होते हैं, वो बहुत स्ट्रांग होते हैं। इस घर में लोग रह तो रहे हैं पर एक दूसरे से सिर्फ काम के लिए बात कर रहे हैं, लेकिन प्यार है, थोड़ा बहुत है, तो वो उनका थोड़ा बहुत काम है, मतलब क्या है, वॉल्यूम फिक्स्ड है, शेप नहीं फिक्स्ड है, काम चल रहा है। पर इस घर में एक दूसरे को ही लोग मारने काटने पे तुले हुए हैं, तो इसका कुछ भी फिक्स्ड नहीं है, कोई भी आएगा जिस भी तरह रखेगा वो सब चल जाएंगे। तो ये क्या है, गैस की प्रॉपर्टी है। ओके, अब हम लोग बात करते हैं रिजिड बॉडी की। अगर हम लोग रिजिड बॉडी की बात करें तो बॉडी, रिजिड बॉडी का मतलब ये हो गया एक कोई ऐसा बॉडी हो, ये बॉडी है, बात करते हैं लोग, दृढ़ दृढ़ पिंड का। दृढ़ पिंड का क्या मतलब होता है, यहाँ पे जो इनके मॉलिक्यूल्स हैं, अभी हम लोग बात कर रहे थे मॉलिक्यूल्स और मॉलिक्यूल्स के फोर्स के बीच की, यहाँ पे जो मॉलिक्यूल्स हैं उन मॉलिक्यूल्स या जो पार्टिकल्स हैं इनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स लग रहा हो, यहाँ पे भी अट्रैक्शन फोर्स लग रहा हो। अगर हम इस पार्टिकल की बात करें, यहाँ पे इस वाले पार्टिकल की बात करें, इस वाले पार्टिकल को ये भी फोर्स F लगा रहा होगा और ये भी फोर्स F लगा रहा होगा, ये दोनों ही पार्टिकल फोर्स F लगा रहा होगा। अब कहीं से भी फोर्स आए, ऐसा पिंड कहीं से भी फोर्स आए, डेफिनेशन यहां पे लिखते हैं पहले, ऐसा पिंड जिस पर कोई बाह्य बल लगाने पर पिंड के पार्टिकल पर या पार्टिकल के बीच कोई बदलाव न हो, तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें कि रिजिड बॉडी की, तो रिजिड बॉडी वो बॉडी है जहां पे कोई सा भी फोर्स लगाओ, आप एक्सटर्नली कोई भी फोर्स लगा लो, लेकिन इन पार्टिकल के बीच कोई भी बदलाव नहीं होगा। इसका मतलब क्या है, ये जो पार्टिकल्स है वो अपनी पोजीशन में ही रहेंगे। यहाँ पे कोई सा भी फोर्स लगा लो, टेम्परेचर बढ़ा लीजिए या फोर्स लगा लीजिए, प्रेशर,
कुछ भी कर लीजिए, रिजिड बॉडी वो बॉडी होती है जिस बॉडी में यहाँ पे फोर्स लगाने के बाद भी, कोई एक्सटर्नली कुछ भी लगाने के बाद भी पार्टिकल के बीच का जो पोजीशन होता है वो चेंज नहीं होता है, ऐसे बॉडी को बोलते हैं हम दृढ़ पिंड बोलते हैं। ऐसा पिंड जिसपे कोई सा भी फोर्स लगाने के बाद इनके पार्टिकल के बीच में कोई ना, उसे दृढ़ पिंड बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट टॉपिक की अगर हम लोग बात करें, दो वर्ड यहाँ पे लिखा गया है। वर्ड क्या क्या है? पहला वर्ड है स्टेट ऑफ मोशन एंड रेस्ट। रेस्ट, मोशन और रेस्ट का मतलब है, मोशन का मतलब है गति अवस्था और रेस्ट का मतलब है विराम अवस्था। किस चीज को आप बोलोगे कि ये जो है वो गति अवस्था में है और ये है विराम अवस्था में, मतलब कौन सा बॉडी रेस्ट में है, कौन सी बॉडी आप कहोगे कि ये विराम अवस्था में या रेस्ट में है। सपोज दैट कि ये हमारी कोई बॉडी है, अगर हम यहाँ पे बात करें कि ये हमारी कोई बॉडी है ए, ये यहां से मूव करके चला आया यहाँ पे बी, इसको कैसे हम कह देंगे कि ये जो है वो गति अवस्था में है। गति अवस्था का मतलब हो गया कि जब हम किसी, सपोज दैट कि हम कोई रेलगाड़ी है, अगर रेलगाड़ी में आप बैठे हो, ट्रेन है, ट्रेन के अंदर आप बैठे हो, तो आपके जस्ट बगल से कोई दूसरी ट्रेन जा रही है, मतलब क्या कि यहाँ पे सपोज दैट कि एक ट्रेन है, इस ट्रेन में आप बैठे हो, आप यहाँ पे बैठे हो, ओके। अब यहाँ पे क्या हुआ कि एक दूसरी ट्रेन जा रही है, ये दूसरी ट्रेन यहाँ पे जा रही है। अब इस दूसरी ट्रेन की बात करते हैं, यहाँ पे भी लोग बैठे हैं, ओके। अब ये आप बताओ कि ये अगर स्थिर है, ये क्या है, यहाँ पे इसमें v इज इक्वल टू 0, मतलब क्या है, ये कैसे बोल देंगे कि ये वाली ट्रेन, सपोज दैट ट्रेन ए है, ये ट्रेन बी है, ट्रेन ए में भी कुछ लोग बैठे हैं, ट्रेन बी में भी कुछ लोग बैठे हैं। यहाँ पे ये जो लोग बैठे हुए हैं वो स्टेट ऑफ रेस्ट में है या स्टेट ऑफ मोशन में है, वो हम तब कहेंगे, किसी एक चीज के रेफरेंस में बोलेंगे। अगर हम केवल ट्रेन ए की बात करें, अगर केवल ट्रेन ए की बात करें, तो ट्रेन ए जो है वो, उसमें जो लोग बैठे हैं, जो लोग बैठे हैं वो स्थिर है, स्थिर है। किसके रेफरेंस में? इस ट्रेन के रेफरेंस में, ट्रेन ए के सापेक्ष, ओके। ट्रेन ए स्थिर था, ट्रेन ए अगर स्थिर था तो ट्रेन ए में बैठे लोग भी स्थिर हैं, और जो लोग स्थिर हैं, जो लोग रेस्ट पे हैं, वो ट्रेन ए के सापेक्ष इसमें जो लोग बैठे हैं वो सब लोग स्थिर हैं, ओके। अब हम बात करते हैं ट्रेन बी की। ट्रेन बी जो है वो ट्रेन क्या मूव कर रही है, ट्रेन ए मूव कर रही है, तो ट्रेन ए में जो लोग बैठे हैं, एक तो ये हो गया, ध्यान से समझिएगा, बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक होगा ये, कि ट्रेन ए में भी, ट्रेन बी में भी लोग बैठे हैं, ट्रेन बी में जो लोग बैठे हैं या ट्रेन बी है, वो ट्रेन बी ट्रेन ए के सापेक्ष क्या गति कर रहा है। दूसरा पॉइंट क्या है, ट्रेन बी क्या कर रहा है, गति कर रहा है।
ट्रेन बी के सापेक्ष, ट्रेन ए के सापेक्ष। तो मतलब ट्रेन बी जो है वो गति कर रहा है ट्रेन ए के सापेक्ष। ओके, कोई बात नहीं। अब ये बताइएगा, तो इसमें जो लोग बैठे हैं वो भी तो मूव कर रहे होंगे। तो तीसरा टॉपिक ये, मतलब तीसरा पॉइंट क्या बनेगा, चलो मान लिया तीसरा पॉइंट ये बन गया कि जो लोग हैं, यहाँ पे लोग ए है मान लो, और यहाँ पे लोग बी है। तो जो लोग बी हैं, जो पीपल इसमें बैठे हुए हैं, जो पैसेंजर इसमें बैठे हुए हैं, वो पैसेंजर ट्रेन ए के सापेक्ष क्या वो भी गति कर रहे हैं। किसके सापेक्ष, ट्रेन ए के सापेक्ष। ओके, यहां तक तो मामला एकदम क्लियर है कि ट्रेन ए एट है, ट्रेन बी जो है वो मूव कर रहा है। तो ट्रेन ए में जो लोग बैठे हैं उसको हमने बोल दिया कि ये है भैया रेस्ट में है। कब ट्रेन ए रेस्ट है, इसके सापेक्ष लोग भी इसमें जो बैठे हैं वो भी ट्रेन ए में रेस्ट पे हैं। वैसी बात है यार कि अगर कोई ट्रेन खड़ी है, उस ट्रेन में जो बैठे लोग भी होंगे वो भी रेस्ट पे होंगे, वो भी खड़े ही होंगे, उनमें कोई मूवमेंट नहीं होगा। ओके, पहला पॉइंट समझ में आ गया। दूसरा पॉइंट क्या है कि अगर ट्रेन ए के बगल से कोई ट्रेन बी गुजर रही है, तो ट्रेन बी जो है वो ट्रेन ए के सापेक्ष जो है मूव कर रही होगी। ये भी बात सही है कि एक ट्रेन खड़ी है, दूसरी ट्रेन बगल से जा रही है, तो दूसरी वाली ट्रेन को हम बोल देंगे कि ये गति अवस्था में है। ये भी समझ में आ गया। तो ये भी बोल देंगे कि ट्रेन बी में जो लोग बैठे हुए हैं वो लोग भी ट्रेन ए के अपेक्षा गति कर रहे होंगे। चौथा पॉइंट सपोज लेट करिएगा, इसमें जो लोग बैठे हुए हैं, इसमें जो लोग बैठे हुए हैं, ये तो ट्रेन चल रही है ना, ये बी वाली ट्रेन चल रही है, और अगर बी वाली ट्रेन अगर चल रही है तो जो लोग बैठे हैं वो भी गति अवस्था में है। समझ में तो आ गया। पर जो लोग बैठे हुए हैं इस ट्रेन बी के सापेक्ष, वो किस सिचुएशन में होंगे, गति अवस्था में या रेस्ट में या विरामावस्था में। इसमें जो लोग बैठे हैं, लोग बी हैं, जो इसमें पैसेंजर्स हैं, वो पैसेंजर बी जो बैठे हुए हैं उस ट्रेन बी के सापेक्ष किस सिचुएशन में होंगे, किस सिचुएशन में होंगे उसका क्या मतलब है, वो रेस्ट के सिचुएशन में होंगे। यहाँ पे ये जो मोशन की बात कर रहे हैं या रेस्ट की बात कर रहे हैं, ये दोनों जो टर्म है वो किसी के सापेक्ष होता है। मतलब हम खाली ये नहीं कह सकते हैं कि ट्रेन ए चल रही है, ये अधूरा वर्ड है। हम ये लिखेंगे कि ट्रेन ए प्लेटफॉर्म की सापेक्ष गति स्थिति में या किसी के सापेक्ष गति अवस्था में है। तो ये रेस्ट और गति ये किसी के सापेक्ष में होता है, ये किसी भी चीज के इंडिविजुअल नहीं होता है, इनको किसी न किसी के सापेक्ष गति में कहते हैं। तो सपोज उसी लॉजिक के आधार पे ट्रेन बी में जो लोग बैठे हुए हैं ट्रेन बी के सापेक्ष रेस्ट स्थिति में होंगे। यहाँ पे जो चौथा पॉइंट आएगा बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चीज को समझना कि इसमें जो लोग बी है वो रेस्ट में या विरामावस्था में होंगे। किसके सापेक्ष, ट्रेन बी के सापेक्ष, ट्रेन बी के सापेक्ष, ट्रेन बी के सापेक्ष इसमें जो लोग बैठे होंगे वो विरामावस्था में होंगे। तो ये चीजें समझ में आ गई हैं कि जो रेस्ट या जो गति की हम लोग बात करते हैं वो किसी न किसी के रेफरेंस में बात करते हैं कि किसी भी पोल के रेफरेंस में ट्रेन गति कर रहा है, क्योंकि पोल एकदम स्थिर है। अब अगर बात करते हैं कि उस पोल की, तो वो पोल पृथ्वी में गड़ा हुआ है ना, तो पृथ्वी मूव कर रही है। अगर पृथ्वी मूव कर रही है तो इसका मतलब क्या है कि पृथ्वी पे गड़ा हुआ पोल भी मूव कर रहा है। किसके सापेक्ष बात कर रहे हैं हम, सन के सापेक्ष या सूर्य के सापेक्ष बात कर रहे हैं कि पृथ्वी गति कर रही है। अब अगर और ब्रॉड देखेंगे तो सन भी मूव कर रहा है, तो अब हम ये बात करेंगे कि जो हमारा सन है वो भी मूव कर रहा है। तो यहाँ पे ये बात की जाती है कि जब हम
किसी चीज की बात करते हैं तो उसको इंडिविजुअली एक चीज को हम रेफरेंस मानते हैं और उस रेफरेंस के अकॉर्डिंग हम दूसरे वाले को जज करते हैं कि वो रेस्ट में है या मोशन में है। इसी वजह से यहाँ पे ट्रेन बी में जो लोग बैठे हुए हैं उनके मूव करने के बावजूद भी वो विरामावस्था में है। कब? जब हम रेफरेंस ले रहे हैं ट्रेन बी के सापेक्ष। ओके, अब हम बात करते हैं स्पीड एंड वेलोसिटी, चाल और वेग की। इस चीज को समझने से पहले दो और टर्म आ जाते हैं, उसकी हम लोग बात करते हैं। पहले अगर हम बात करें यहाँ पे कोई एक पॉइंट है हमारा ए और ये कोई पॉइंट है हमारा बी, हमें जाना था तो हमने क्या किया, हम यहां से चले, पहले यहां पे आए, फिर क्या किया, हम यहां पे गए, फिर यहां पे आए, फिर यहां पे गए, फिर यहां पे आए और फिर हम यहां पे आए। हम यहाँ पे आए, उसके बाद हम यहाँ पे गए। हमको कहीं पे भी जाना होता है, सिंपली सी बात है कि अगर हमको पॉइंट ए से पॉइंट बी जाना है, हमको अपने घर से अपने ऑफिस जाना है, अगर घर से ऑफिस जाना है, घर से स्कूल जाना है, तो हम क्या करते हैं, हम ये करते हैं कि सबसे पहले यहाँ से निकलते हैं पहले चौराहे पे, चौराहे से दूसरे चौराहे पे, क्या कर लिया, ये कोई पहला चौराहा है, यहाँ से दूसरा चौराहा, ये तीसरा चौराहा, ये चौथा चौराहा, मन किया फ्रेंड के यहाँ पे भी चले गए, उसके बाद फिर यहाँ पे भी चले गए और उसके बाद लास्ट में हम लोग स्कूल पहुंचते हैं। ऐसे ही करते हैं ना कि हम लोग निकलते तो हैं स्कूल जाने के लिए, लेकिन जब हम स्कूल जाने के लिए निकलते हैं सबसे पहले एक दो चौराहा क्रॉस करते हैं, उसके बाद याद आता है कि हमको फ्रेंड के यहाँ पे भी जाना। ओके, फिर फ्रेंड को भी साथ में लिया और उसके बाद सबको एक ग्रुप बना करके हम यहाँ पे स्कूल पहुंच जाते हैं। हमने डिस्टेंस कितनी कवर की, पहला ये डिस्टेंस यहाँ से A पॉइंट से 1 पॉइंट तक गए, फिर 1 पॉइंट से 2 पॉइंट तक गए, फिर 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6 और उसके बाद एटलीस्ट हम पॉइंट B पे पहुंचते हैं। तो मतलब पॉइंट A से पॉइंट B में पहुंचने में कितना दूरी तय करनी पड़ी, कुल इतनी दूरी तय करनी पड़ी, इसको बोलते हैं दूरी, इसको बोलते हैं दूरी। तय किया गया रास्ता उसको बोलते हैं चला गया या तय किया गया। इसका मतलब क्या हो गया, दूरी वो चीज है जो पॉइंट ए से पॉइंट बी पे पहुंचने में, तय करने में, जो हमारा रास्ता तय करने में लगा होता है, जो हमारा रास्ता चलने में जो लगा होता है उसको बोलते हैं दूरी। और यहाँ पे क्या है, विस्थापन। दूसरा वर्ड क्या है, विस्थापन। विस्थापन का क्या मतलब होता है, मिनिमम दूरी, पॉइंट ए से पॉइंट बी के बीच की मिनिमम दूरी को बोलते हैं विस्थापन। पॉइंट ए से पॉइंट बी के बीच की मिनिमम दूरी कितनी होगी, वो ये होगी मिनिमम दूरी। अगर हमें बहुत जल्दी किसी दिन हम उठे और पता चला 9 बजे से क्लास है और 9:10 पे हम उठे, तो क्या करेंगे, हम वहां पे चौराहा क्रॉस करेंगे, फ्रेंड के यहाँ जाएंगे या सबसे पहले उठते हुए दौड़ते हुए भागेंगे हम पॉइंट अपने स्कूल की तरफ भागेंगे। तो ये वही सिचुएशन है कि जब हम बहुत टाइम होता है तो आराम से सबको लेके जाते हैं, तो वो होती है हमारी दूरी। पर हम किसी दिन जिस दिन लेट उठते हैं उस दिन जो भागते हैं स्कूल की तरफ क्लास छूटने की वजह से, कि लेट हो रहा है उस चीज की वजह से हम भागते हैं, तो जो उस समय दूरी तय की जाएगी उसको बोलते हैं यहाँ पे विस्थापन। इसका मतलब क्या हो गया, तय किया गया मिनिमम दूरी तो बोलते हैं मिनिमम दूरी।
पॉइंट ए से पॉइंट बी के बीच में जो भी पॉसिबल जो दूरी होगी, जो पॉसिबल दूरी होगी, उसको बोलते हैं यहाँ पे विस्थापन। तो दो चीजें आ गई यहाँ पे। इस चीज को तय करने में आपको लगेगा 30 मिनट, पर इसको तय करने में आपको लगेगा सिर्फ 10 मिनट। ये भी समझ में आ गया कि जब हम ज्यादा दूरी चलते हैं तो ज्यादा दूरी चलेंगे तो ज्यादा समय लगेगा, कम दूरी चलेंगे तो हमारा इसमें कम समय लगेगा। और वैसी बात है कि हमने यहाँ पे कम दूरी तय कर ली। अब वो वर्ड आता है जिस चीज का मतलब हमें, एक है चाल, एक है वेग। इन दोनों का क्या मतलब होता है उसकी बात करते हैं। और यहाँ पे हम चाल की बात करें अगर सबसे पहले, अगर हम बात करते हैं यहाँ पे चाल की या स्पीड की, कितना होगा ये स्पीड जो होगा, दूरी तय किया गया दूरी डिवाइडेड बाय समय। अगर यहाँ पे तय किया गया दूरी और समय की बात करते हैं, ओके। अब यहाँ पे जो ये वेग होगा या वेलोसिटी, मिनिमम दूरी यहाँ पे हम वेलोसिटी की बात करें तो क्या हो जाएगा ये मिनिमम दूरी डिवाइडेड बाय समय। यहाँ पे जो समय होगा वो 30 मिनट होगा और यहाँ पे जो समय होगा वो 10 मिनट होगा। इसका मतलब ये हो गया कि जो कोरिस्पॉन्डिंग जो समय लगेगा उस समय के अकॉर्डिंग हम इसको जज करेंगे। तो ये चाल या जो क्या हमारी स्पीड जो डिपेंड करती है, स्पीड का मतलब हो गया कि तय किया गया जो दूरी होता है वो डिपेंड करता है वो हमारा स्पीड डिफाइन करने में, और जो मिनिमम डिस्टेंस होता है वो डिफाइन करता है हमारा वेलोसिटी में। दोनों ही दूरी डिवाइडेड बाय समय होता है, पर इसमें जो डिफरेंस होता है वो कि जब हम तय की गई दूरी की बात करते हैं वहां से स्पीड निकलता है, और जब हम मिनिमम दूरी की बात करते हैं वहां से वेलोसिटी निकलता है। इसके बाद हम बात करते हैं गति की, टाइप्स ऑफ गति के प्रकार। गति के प्रकार की बात कर ले हम लोग यहाँ पे, तो वो तीन तरह का होता है। जो मोशन होता है वो तीन तरह का होता है। पहला क्या होता है, पहला होता है हमारा सरल रेखीय गति, ये वक्र, इसको क्या बोलते हैं, वक्र गति या सर्कुलर, इसको बोलते हैं कर्वीलिनियर, कर्वीलिनियर मोशन। ओके। दूसरा है घूर्णन गति, घूर्णन, इसको क्या बोलते हैं, तीसरे वाले को बोलते हैं घूर्णन गति या रोटेशनल मोशन। इसका मतलब हो गया कि तीन तरह से जो हमारे गति है वो तीन तरह की होती है। बात करते हैं यहाँ पे, एक होता है सरल रेखीय गति, दूसरा होता है वक्र गति या कर्वीलिनियर मोशन, और तीसरा होता है घूर्णन गति या रोटेशनल मोशन। जब कोई पार्टिकल, यहाँ पे जब कोई पार्टिकल पॉइंट ए से पॉइंट बी, ये क्या पॉइंट ए है, ये कोई पॉइंट
बी है। कोई भी पार्टिकल अगर यहाँ पे सीधी गति में चलता हो, मतलब एक दिशा में चलता हो, क्या है, एक दिशा में, अगर वो एक दिशा में चलता हो तो उसको बोलते हैं सरल रेखीय गति। एक रेखा में चलता है, सिर्फ एक डायरेक्शन में चलता है तो उसे बोलते हैं एक दिशा, एक सीधी रेखा, मतलब वो चलेगा तो सिर्फ एक दिशा में चलेगा, उसको बोलते हैं सरल रेखीय गति। ओके, अब दूसरे की हम बात करें, सपोज दैट फिर से ये पॉइंट ए है, ये कोई पॉइंट ए है और ये कोई पॉइंट बी है, पर यहां भी जब अगर मोशन होगा तो वो मोशन कुछ इस तरह से होगा, कुछ इस तरह से हो। इसका मतलब क्या हो गया, इस वाले फर्स्ट वाले एक रेखीय गति थी, एक दिशा में चला, कर्वीलिनियर मतलब यहाँ पे कर्व टाइप बनता हुआ चला जाएगा, इसमें कोई एक दिशा नहीं होगा, ये किसी भी तरह से कर्व टाइप मुड़ता हुआ जाएगा, इसमें किसी दिशा वगैरह का डेफिनेशन नहीं है, किसी एक दिशा में ये नहीं जाएगा, किसी भी तरफ ये मुड़ता चला जाएगा और ये एक कर्व बनता चला जाएगा, पॉइंट ए से पॉइंट बी के बीच में ये चल जाएगा, जिसको बोलते हैं यहाँ पे कर्वीलिनियर मोशन या वक्र गति। तीसरा क्या होता है हमारा, घूर्णन गति। अगर इसकी हम लोग बात करें तो ये कोई हमारा पॉइंट ए है, ये ए है और ये कोई पॉइंट बी है, ए फिक्स है, बी मूव अगर करे किस तरह से, कुछ इस तरह से मूव करे, यहां से ये ऐसे मूव करे, मतलब ए इस तरह से ये मूव करे, ये वाला पॉइंट हमेशा फिक्स रहेगा और इससे जो इसकी पार्टिकल से उसकी दूरी बराबर हो, मतलब क्या, यहाँ पे ये जो डिस्टेंस है, यहाँ पे जो डिस्टेंस है, यहाँ पे डिस्टेंस है, जो भी ये दूरी होगी ये बराबर हो, इसको बोलते हैं घूर्णन गति। घूर्णन गति का मतलब क्या होता है कि सपोज दैट कि कोई हमारा यहाँ पे ये है, ये हमारा अगर फिक्स कर दिया जाए तो ये ऐसे पकड़ के अगर इसको हम घुमाते हैं तो ये हो गया हमारा घूर्णन गति, या इसको बोलते हैं हमारा रोटेशनल मोशन। सपोज दैट सबसे अच्छा एग्जांपल होता है जो टोटी होती है, टैब होता है पानी का, उसको जब हम खोलते हैं वो होता है हमारा घूर्णन गति होती है, क्योंकि घूर्णन गति होती है। ओके, अब इसके आगे हम लोग बात करते हैं, गति की बात हो गई, कितनी तरह की होती है, अब हम लोग मास और वेट की बात करते हैं। पहला जो टर्म है मास और वेट, इसको द्रव्यमान बोलते हैं, इसको भार बोलते हैं, तो शायद हिंदी में द्रव्यमान को सहंती बोलते हैं। ओके ठीक है, अगर यहाँ पे हम मास और वेट की बात करें तो वो क्या होता है कि सपोज दैट कि कोई ये हमारा एक कंटेनर है, इस कंटेनर में जो पार्टिकल्स होंगे, ये सपोज दैट ये पार्टिकल्स होंगे, यहाँ पे ये पार्टिकल्स होंगे, तो द्रव्यमान क्या होता है, द्रव्यमान वो मतलब होता है कि इस कंटेनर में, इस कन्फाइंड एरिया में, इस आयतन में जो पदार्थ भरा होता है, जो पदार्थ भरा होता है उस पदार्थ की मात्रा, यहाँ पे द्रव्यमान क्या होगा, द्रव्यमान किसी कंटेनर में या बॉडी में उपस्थित पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की जो मात्रा होती है उसको हम द्रव्यमान बोलते हैं। मतलब क्या, इस बॉडी में या इस कंटेनर में या इस में जो ये पार्टिकल्स हैं, ये जो पार्टिकल्स है जितनी ही मात्रा में ये उपस्थित होंगे,
वो उसका द्रव्यमान होगा। सपोज दैट कि हम पानी की बात कर लें और दूसरा जो हमारा होता है पारा, अगर हम मरकरी की बात करें तो यहाँ पे हमारा जो पानी होता है 1 मीटर क्यूब में जो पानी का डेंसिटी होता है वो कम होता है पारे की अपेक्षा। इसका मतलब है कि 1 मीटर क्यूब में जो पारे का द्रव्यमान है वो ज्यादा है, वो ज्यादा पदार्थ उसमें भर जाता है। लेकिन अगर वहीं पे हम पानी की बात करें तो 1 मीटर क्यूब में पानी कम आता है। अगर ये पारा है तो इसमें पदार्थ की मात्रा ज्यादा होगी, और अगर ये पानी है तो इसमें पदार्थ की मात्रा कम होगी। तो इस 1 मीटर क्यूब में या किसी भी बॉडी में जो पदार्थ उपस्थित होता है उसको बोलते हैं द्रव्यमान। अब भार की बात करते हैं। भार का मतलब होता है भार उस बॉडी में उपस्थित पदार्थ पर लगने वाले बल को भार कहते हैं। इसका क्या मतलब है, सपोज दैट कि ये हमारा कोई कंटेनर है, कोई बॉडी है जिसमें ये है पदार्थ है वो भरा हुआ है, ये m पदार्थ भरा हुआ है, इस बॉडी में m पदार्थ यहाँ पे भरा हुआ है। अब ये अगर ये पृथ्वी पे है तो पृथ्वी इसको अपने ओर g से, g जो यहाँ पे ग्रेविटी है खींच रहा होगा। अगर ये g से खींच रहा होगा जिस पे बल क्या लगेगा, ये जो m है इस m को अपनी तरफ खींच रहा होगा, और ये जो अपनी तरफ खींचने में जो बल लग रहा होगा, इसमें इसको अपनी तरफ खींचने में जो बल लग रहा होगा इस F के कारण जो बल लग रहा होगा उस बल को ही बोलते हैं भार। मतलब किसी भी कंटेनर में जो पदार्थ भरा होता है उस पदार्थ को कोई दूसरा पिंड अपनी तरफ जिस फोर्स से खींचता है उसको बोलते हैं यहाँ पे भार। ओके, बात करते हैं हम त्वरण या मंदन की। त्वरण या मंदन, एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन की बात करते हैं कि जब सपोज दैट कि ये कोई पिंड जा रहा है, एक ये हमारा पॉइंट ए है, ये पॉइंट ए है। अगर ये पॉइंट ए यहां से इस पॉइंट बी की तरफ जा रहा है, ये कोई पॉइंट बी है, यहां से वो इस तरफ जा रहा है, किससे जा रहा है, सपोज दैट हमने यहां मान लिया ये v है, वेलोसिटी है, यहाँ पे जो v है वेलोसिटी है। तो पॉइंट ए पे स्थित कोई भी पिंड किसी v वेलोसिटी से b की तरफ जा रहा है तो इसमें त्वरण क्या होता है, त्वरण का मतलब क्या हो गया, इस वेग परिवर्तन, मतलब यहाँ पे वेग परिवर्तन, यहाँ पे वेलोसिटी मान लिया 1 था, थोड़ी देर बाद इसकी वेलोसिटी 2 हो गया, थोड़ी देर बाद इसकी वेलोसिटी 4 हो गया, थोड़ी देर बाद वेलोसिटी इसकी मान लिया हम यहाँ पे 6 हो गया, थोड़ी देर बाद यहाँ पे 12 हो गया, और यहाँ पे पहुंचते पहुंचते यहाँ पे इसकी वेलोसिटी 15 हो गई। तो इसका मतलब है कि यहाँ और जो पहुंचने में समय लगा, मान लिया इसको पहुंचने में जो समय लगा वो लगा यहाँ पे 5 मिनट, यहाँ पे t क्या है 5 मिनट है। कि कोई बॉडी पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ जा रहा है और उसको जब किसी चीज को हम धक्का देंगे, किसी चीज को अगर हम पुश करेंगे तो वो पॉइंट ए पे 1 मीटर 2 4 6 8 12 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से वो जा रहा है। ओके, तो यहाँ पे ये जो और
पॉइंट ए से पॉइंट बी में पहुंचने में जो समय लगा वो मान लिया हमने यहाँ पे 5 मिनट है। तो यहाँ पे त्वरण क्या होगा, ये जो त्वरण होगा वो होगा, जो त्वरण होगा ये होगा वेग परिवर्तन, वेग परिवर्तन की दर। इस वेग परिवर्तन की दर को ही हम यहाँ पे त्वरण बोलते हैं। यही त्वरण मंदन हो जाता है कब, जब ये रुकने की सिचुएशन, मतलब ये बढ़ रहा है। यहाँ पे जब हम इसको डायरेक्शन के लाइन में जा रहे हैं तो यहाँ पे इसकी जो वेलोसिटी है वो इंक्रीज हो रही है, तो उसको बोलते हैं त्वरण। अब अगर यही वेलोसिटी यहाँ पे ऐसा होता, कोई पॉइंट ए होता, ये कोई पॉइंट बी होता, और यहाँ पे ये अगर इधर से जाता, ये जो v की जो वैल्यू है वो पहले पॉइंट पे क्या होती, वो पहले पॉइंट पे होता, पहले पॉइंट पे होता है 10, फिर 8, फिर 7, फिर 3, फिर 2, फिर यहाँ पे 1। मतलब पॉइंट ए पे जो इसकी वेलोसिटी थी सबसे ज्यादा थी, और यहाँ पे पॉइंट बी पे वेलोसिटी सबसे कम है, और डायरेक्शन किधर से है, ये इधर से इधर जा रहा है। ये त्वरण और मंदन, अगर हम यहाँ पे मंदन की बात करें तो ये मंदन भी हो जाएगा वेग परिवर्तन की दर, वेग परिवर्तन की दर। वेग परिवर्तन की दर को ही बोलते हैं त्वरण, और वेग परिवर्तन की दर को ही बोलते हैं मंदन। तो फिर त्वरण और मंदन में क्या अंतर है, जब डायरेक्शन में, जो जिस डायरेक्शन में हमारा बॉडी जो है वो मूव कर रहा होगा, उस डायरेक्शन में अगर वेलोसिटी बढ़ रही होगी तो उसे बोलते हैं त्वरण, और अगर यही वेलोसिटी उस डायरेक्शन में कम हो रही होगी तो उसको बोलते हैं मंदन, इसको बोलते हैं वेग परिवर्तन। तो यहाँ पे जो वेलोसिटी थी वो सपोज दैट v1 थी, और यहाँ फाइनल पूछने पे थे कि v2 थी, और जो समय लगा वो t थी। तो त्वरण या मंदन के बराबर क्या हो जाएगा, वेग v1 v2 माइनस v1, ये वेग परिवर्तन होगा। पॉइंट ए पे v1 था, पॉइंट v पे क्या है v2 हो गया, तो वेग परिवर्तन कितना होगा, वेग परिवर्तन होगा इस v2 से v1 घटा देंगे तो कितना अंतर आया वो निकल जाएगा। तो v2 माइनस v1 कर दिया कि क्या आ गया, वेग परिवर्तन। पर अब हमें दर निकालना, रेट निकालना है, तो क्या 1 मीटर या 1 यूनिट सेकेंड में जो अंतर होता है उसको बोलते हैं वेग परिवर्तन, और वो हो जाएगा डिवाइडेड बाई t, यहाँ पे t, यही एक्सेलरेशन होगा या फिर मंदन होगा। अगर ये माइनस में आता है तो वो मंदन होगा, और अगर ये प्लस में आता है तो वो त्वरण होगा। तो वेग परिवर्तन की दर यहाँ पे जो 1 यूनिट सेकेंड में जो आएगा उसको बोलते हैं यहाँ पे त्वरण या मंदन बोलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इसी से रिलेटेड है, संवेग। सपोज दैट नेक्स्ट टॉपिक है संवेग या मोमेंटम। इसकी अगर हम लोग बात करें, यहाँ पे कोई ये बॉडी है, सपोज दैट यहाँ पे एक ये बॉडी है, इसका जो द्रव्यमान है, क्या मास, जो मास है वो m है। ये मूव कर रहा है इस तरफ, किससे, v वेलोसिटी से। मतलब ये कोई पॉइंट A है, ये जो पॉइंट A है उस पॉइंट का जो मास है वो m है, और ये इस डायरेक्शन में v वेलोसिटी से मूव कर रहा है। तो जो संवेग होगा वो होगा मास इनटू v। जो संवेग होता है, संवेग बराबर होता है m इंटू v। इसको कैपिटल M से अगर हम लोग बात कर ले तो m इंटू v, इसी को बोलते हैं मोमेंटम। किसी भी सेक्शन पे अगर यहाँ पे इस सेक्शन 1 पे ये v1 है, यहाँ से कुछ आगे बढ़ा, यहाँ पे ये v2 हो गया, तो यहाँ पे क्या होगा, ये m1 होगा, यहाँ पे क्या होगा, वो m2 होगा। तो m1 इज इक्वल टू m इंटू m स्मॉल m इंटू v1, ये मोमेंटम 1 होगा, और यहाँ पे आएगा क्या हो जाएगा
v2 इंटू एम, एम तो सेम होगा, m इंटू v2 हो जाएगा। तो क्या होगा यहाँ पे, जो भी किसी भी सेक्शन पे किसी भी समय पे अगर पॉइंट यहाँ पे A से मूव कर रहा है, तो किसी भी समय उसके द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को, मल्टीप्लाई को बोलते हैं यहाँ पे मोमेंटम। ये जो है हमारा मोमेंटम हो गया। तो m इंटू वी को बोलते हैं संवेग। इसको क्या बोलते हैं, m द्रव्यमान और वेलोसिटी के जो गुणनफल है उसको ही हम बोलते हैं संवेग। ओके, अब हम लोग बात करते हैं संवेग के बाद एक तीसरा वर्ड आता है। तो यहाँ पे जो m है, कैपिटल M, संवेग, वो संवेग क्या हो गया, m इंटू वी। तीसरा जो वर्ड है वो है बल या फोर्स। अगर हम लोग फोर्स की बात करें, फिर से वही कि कोई यहाँ पे एक पिंड है, कोई एक बॉडी है जिसका द्रव्यमान m है, इस दिशा में मूव कर रहा है, किससे, एक्सीलरेशन, त्वरण की बात कर रहे हैं। मान लिया कि यहाँ पे ये त्वरण है, ये कोई पॉइंट A है कि पॉइंट A से एक दिशा में जिसका द्रव्यमान m है, a त्वरण से ये धीरे धीरे बढ़ रहा है, इसकी वेलोसिटी धीरे धीरे बढ़ रही है, तो a त्वरण से ये गति कर रहा है। तो बल बराबर कितना हो जाएगा, फोर्स या बल बराबर कितना हो जाएगा, बल जो होगा वो होगा मास और एक्सेलरेशन के गुणनफल को m इंटू a। यहाँ पे m इंटू a जो होगा वो होगा हमारा फोर्स, फोर्स बराबर हो जाएगा m। तो यहाँ पे जो हमारा फोर्स की बात कर रहे हैं, तो किसी भी पिंड पे जो फोर्स लगता है वो फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होगा वो किसी भी सेक्शन पे द्रव्यमान, उस पिंड के द्रव्यमान और उस सेक्शन पे जो त्वरण होगा उसके गुणनफल को बोलते हैं हम यहाँ पे फोर्स। तो यहाँ F बराबर कितना हो जाएगा, F बराबर m इंटू a। अब इसके आगे हम लोग बात करते हैं वर्क की। सपोज दैट हम वर्क की बात करते हैं। चौथा हमारा टॉपिक है इसके बाद का कार्य या वर्क। ये वर्क या कार्य क्या होता है, फिर से वही डायग्राम की, ये सपोज दैट कि हमारा कोई एक पिंड है जिसका द्रव्यमान m है, इस पे जो फोर्स लग रहा है, अब सपोज दैट कि हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि यहाँ पे एक फोर्स लग रहा है F, ये पॉइंट A पे है, पॉइंट A पे है, ये कोई पॉइंट है, इस पॉइंट पे जो फोर्स लग रहा है वो F लग रहा है। इस F में अगर हम सपोज दैट यहां से कोई एक पिंड है, अब इसको हटा देते हैं, सपोज दैट ये कोई हमारी पिंड है, इस पिंड पे अगर हम इधर से फोर्स लगाएंगे, ये अभी क्या है, रेस्ट के सिचुएशन में, किसी रेफरेंस के सापेक्ष अगर हम देख लें तो ये हमने सपोज दैट कर लिया कि ये पॉइंट A जो है वो रेस्ट में है। अब इस पे हमने क्या किया, एक फोर्स लगा दिया F का। अगर हमने F का फोर्स लगा दिया और ये पिंड यहां से मूव करके यहां पे चला आए, ये पॉइंट यहां से यहां चला है, कितनी दूरी पे, मान लिया कि ये कोई S दूरी इसने तय कर ली, कोई भी पिंड है उस पे एक फोर्स लगा दिया F, और जब F फोर्स लगाते हैं तो उस F फोर्स के कारण ये S दूरी आगे बढ़ जाता है, ये है। तो यहाँ पे वर्क या कार्य बराबर होगा, कार्य इज इक्वल टू वर्क इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, फोर्स इनटू S। यहाँ पे जो ये S होगा वो होगा विस्थापन, विस्थापन, या बात करते हैं इसकी ओके, ये यहाँ पे विस्थापन होगा, दूरी नहीं होगी। इसका मतलब कि जब ये पॉइंट A से पॉइंट B पे जा रहा है तो पॉइंट A से B के बीच की जो न्यूनतम दूरी होगी उसको ही बोलते हैं विस्थापन। यहाँ जिस पिंड पे फोर्स अगर लगा, इस फोर्स के कारण जितना ये विस्थापित होगा, पॉइंट A से विस्थापित होकर पॉइंट B पे जाएगा,
तो ये पॉइंट बी पे किए गए कार्य का जो मैग्नीट्यूड होगा, फोर्स, उस सेक्शन पे फोर्स और विस्थापित दूरी के गुणनफल को बोलते हैं कार्य। सपोज दैट कि अगर हमने कुछ ऐसा फोर्स लगाया, ये पॉइंट जो है ये है ए, अब यही अगर विस्थापित यहां से हुआ यहां और उसके बाद फिर ये यहां पे चला है, फिर से इसी पॉइंट पे आ गया, तो हमने यहां से भी लगाया फोर्स F, ये फोर्स कुछ इस तरह से लगा कि इसमें आ गया, तो यहाँ पे विस्थापन कितना हुआ, ये पॉइंट ए से ही चला और ए पे चला आया, एक ही बिंदु पे न्यूनतम दूरी कितनी होगी, 0, और अगर ये न्यूनतम दूरी है तो विस्थापित दूरी कितनी आ जाएगी, 0। अगर हम यहाँ पे इसकी वैल्यू 0 रख दें तो चाहे जितना फोर्स लगा लो, चाहे जितना आप फोर्स लगा लो, वर्क हमेशा 0 ही आएगा। मतलब कि पिंड का उस पोजीशन से विस्थापित होना ज्यादा जरूरी है। किसी पिंड पे कोई दीवार है, उस दीवार पे अगर बहुत ज्यादा फोर्स लगा रहे हैं, लगा ले, कोई मतलब नहीं है, क्योंकि दीवार अपनी जगह पे ही खड़ा है, तो वहां पे कोई कार्य नहीं, हमारी एनर्जी वेस्ट हुई, हमने बहुत कोशिश किया लेकिन वो कार्य नहीं होता है। जब हम थोड़ा सा फोर्स लगाएं और दीवार पूरा का पूरा 3-4 किलोमीटर दूर चला जाए, तो वहां पे हम क्या करेंगे, F इंटू जो विस्थापित दूरी होगी उसको बोलते हैं कार्य। ओके, इसके बाद आगे चलते हैं हम लोग। तो कुछ टॉपिक्स थे मेन मेन जो बेसिक्स थे। अब बात करते हैं कि जो टॉपिक है उनका, जो राशि होती है, जो जो ये अभी हम लोग ने बात किया कि जो टर्म की बात की, चाहे वो वेलोसिटी हो, चाहे वो एक्सेलरेशन हो, चाहे वो फोर्स हो, जिस भी तरह की हम लोगों ने बात की, उन सब चीजों की एक चीज मतलब कहीं ना कहीं वो टर्म्स तो हमें समझ में आ गए। अब ये जो टर्म्स है ये किस तरह के हैं, ये वेक्टर फॉर्म में है या फिर स्केलर फॉर्म में है, इनको रिप्रेजेंट करने के लिए क्या क्या चीजों की जरूरत होती है, उसकी अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे क्या होगा, जो ये क्वांटिटी होगी वो दो तरह की होती है। जो क्वांटिटी होती है, राशियां होती है, राशियां वो दो तरह का होता है। पहला एक होता है सदिश राशि, सदिश राशि इसको बोलते हैं हम लोग वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर। और दूसरा होता है यहाँ पे अदिश राशि, इसको बोलते हैं स्केलर।